नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पेपर के बारे में, जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर आए थे, उसी श्रृंखला में मैं सुदीप्त गोयल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सन 2017 के रीट लेवल फर्स्ट के पेपर को लेकर बात करूंगा दोस्तों गणित विषय के बारे में, 2017 के रीट लेवल 1 के पेपर के बारे में। तो देखो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करो, शेयर करो। ऐसे मज़ा नहीं आता दोस्तों पढ़ाने में, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों चलते हैं हमारे टॉपिक की और प्रश्न की बात करेंगे 2017 के रीट लेवल फर्स्ट के पेपर के बारे में। देखो दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है संख्या एक, आपको संख्या दे रखी है में 7, 6, 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। देखो दोस्तों, आपके सामने एक संख्या दी हुई है, बोल रहा है 7, 6, 9 इनके स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है, यानी टोटल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वह मान होता है जो उसके स्थान पर निर्भर करता है कि संख्या में अंक किस स्थान पर है, वह होता है क्या, स्थानीय मान। और एक होता है दोस्तों वास्तविक मान में कह दूं या जातीय मान में कह दूं, वह जो मान होता है किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, वह क्या होता है, वास्तविक मान होता है। और स्थानीय मान जो स्थान पर निर्भर करता है। एक बार वापस बताना चाहूंगा दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है, जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। स्थानीय मान बात करूं स्थानीय मान के बारे में, स्थानीय मान इसको बोलते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू। और एक मेरे पास में क्या होता है दोस्तों, वास्तविक मान। वास्तविक मान जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फेस वैल्यू। ये क्या होता है दोस्तों, फिक्स नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, फिक्स होता है। एक संख्या में जैसे आपके सामने ले लूं, आपके सामने जैसे मैंने ये संख्या ली, पूछूं आपसे कि इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है, आपसे पूछूं इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है, और आपसे पूछूं इस संख्या में 4 का वास्तविक मान क्या है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है, मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है दोस्तों कि वास्तविक मान वह मान होता है जो फिक्स होता है, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो। तो बात करूं मैं 5 के बारे में, 5 के बारे में, तो सबसे पहले बात करूंगा स्थानीय मान और फिर बात करूंगा वास्तविक मान। तो देखो 5 के बारे में बात करूं तो देखो 5 का स्थान किस जगह पर है, 5 का स्थान कहां है, ये निर्भर करता है कि स्थानीय मान 5 का क्या होगा दोस्तों। तो देखो यहां से मैं गिनना चालू करूं तो ये मेरा होगा इकाई, ये होगा मेरा दहाई, ये होगा मेरा सैकड़ा, यहां होगा हजार, यहां 10,000। ठीक है दोस्तों, यहां होगा इकाई, यहां दहाई, यहां सैकड़ा, यहां हजार, यहां 10,000 और यहां पर लाख। कितना, लाख। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 5 किस स्थान पर है। 5 है मेरा 10,000 के स्थान पर, तो 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणा 10,000, 5 गुणा 10,000, यानी मेरा 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणा 10,000, यानी 50,000। क्या होगा दोस्तों, मेरे 5 का स्थानीय मान 50,000 होगा। क्या होगा,
50,000 होगा। और यही मैं पूछूं आपसे कि इसी संख्या में 5 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 5 किसी भी स्थान पर हो, मैंने आपको बताया कि 5 किसी भी स्थान पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 5 किस स्थान पर है, 5 का हमेशा वास्तविक मान क्या होगा, 5 ही होगा। आया दोस्तों समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि स्थानीय मान किसके ऊपर निर्भर करता है, स्थान के ऊपर, और वास्तविक मान किसी स्थान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वह हमेशा फिक्स रहता है दोस्तों। तो आया समझ में क्या किया। यही मैं आपसे यदि पूछूं कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 1 लाख के स्थान पर है, 7 लाख के स्थान पर है, तो 7 को किससे गुणा करूंगा, लाख से गुणा करूंगा। 7 को किससे गुणा करूंगा दोस्तों, लाख से। यहां मुझे क्या मिल जाएगा, 7 लाख। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। और यही मैं पूछूं कि 7 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 7 चाहे किसी भी स्थान पर हो, 7 का मान हमेशा 7 ही होगा। तो आया आपके समझ में कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। चलते हैं प्रश्न पर, क्या वो पूछ रहा है। तो देखो ये आपके सामने संख्या दी है, पूछ रहा है, ये आपके सामने संख्या दी हुई है दोस्तों, पूछ रहा है 7, 6, 9 का स्थानीय मानों का योग। सबसे पहले 7 का स्थानीय मान लिखूंगा, फिर 6 का स्थानीय मान लिखूंगा और फिर 9 का स्थानीय मान, और फिर तीनों का टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। देखो सबसे पहले 7 के स्थानीय मान के बारे में बात करूं तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 7 गुणा क्या कर दूंगा, 10 लाख कर दूंगा, 7 गुणा 10 लाख। तो यहां से क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहां से मिलेगा मुझे 7 0 0 0 0 0 0, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 70 लाख मिल जाएगा। बात करूं 6 के बारे में तो 6 से मुझे क्या मिल जाएगा, 6 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 6 से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 60,000। क्या मिल जाएगा, 60,000। मैंने कल एक बात बताई थी आपको, डायरेक्ट यदि गुणा नहीं करना हो तो क्या करते हैं, जिसका स्थानीय मान पूछा है उसको लिख देते हैं और उसके दाएं तरफ वाले सारे जीरो कर देते हैं, उसके दाएं तरफ वाले सारे जीरो कर देते हैं। तो क्या किया मैंने, 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 के बाद मैंने 6 जीरो लगा दी। बात करूं 6 के स्थानीय मान के बारे में तो 6 के बाद 4 अंक है, क्या किया मैंने, 6 के बाद 4 जीरो लगा दी। वहीं मैं पूछूं कि 9 के स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 9 का स्थानीय मान 9 लास्ट में है, तो क्या लिख देंगे, 9 को लास्ट में लिख देंगे। इनको क्या पूछ रहा है, वो जोड़ पूछ रहा है, तो क्या लिखूंगा, 9 0 0 0 6 0 7। तो मेरा आंसर क्या आ गया मेरे पास में, ये मुझे आंसर मिल गया दोस्तों। देखो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, देखो 70 6 3 0 9, सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, डायरेक्ट यदि आपको करना है, डायरेक्ट करना है तो क्या करूंगा, जिन स्थानीय मानों का योग पूछा है, जिन स्थानीय मानों का योग पूछा है उनको रख लूंगा, बाकी सब संख्या में क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो देखो अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरे पास संख्या क्या है, 1 7 0 6 5 8 0 9। जिनका स्थानीय मानों का योग पूछा है उनको रख लूं, बाकी को क्या कर दूं, जीरो कर दूं। ये जीरो, 7 का पूछा है तो 7 रख लूं, 6 का पूछा है तो 6 रख लूं, बाकी क्या कर दूं, जीरो कर दूं। पहले यदि जीरो आए तो कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं होती। तो यहां से मेरा क्या कैंसिल हो गया, ये जीरो हट गया, क्या बचा, 70 6 3 0 9, वही बच गया जो मेरा आंसर था। तो कैसे भी आप कर लो, आपका आंसर सेम ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों आशा है समझ में आया होगा कि स्थानीय मान और वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि 8 का स्थानीय मान व 8 का वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करो तो कैसे निकालते दोस्तों, मैं आपसे इसी प्रश्न में आपसे पूछूं कि 8 का स्थानीय मान व वास्तविक मान का अंतर, आपसे मैं पूछूं दोस्तों
कि 8 का स्थानीय मान व वास्तविक मान का अंतर। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, यहां से 800, और वास्तविक मान कितना होगा दोस्तों, 8 का फिक्स रहता है 8 ही होगा। तो इसको घटाऊंगा तो 792, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि स्थानीय मान क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है, और प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर है। बोल रहा है दोस्तों एक वर्ग है मेरे पास में, क्या है, एक वर्ग है जिसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 गुणा भुजा। क्या होता है दोस्तों, 4 गुणा भुजा। यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे मिल जाएगा भुजा मिल जाएगी, क्योंकि परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, और परिमाप मुझे दे रखा है कितना, 144। तो यहां से मुझे वर्ग की भुजा मिलेगी, वर्ग की भुजा मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, वर्ग की भुजा 144/4 यानी 36। क्या मिल जाएगी दोस्तों, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी मिलेगी दोस्तों, 36 मिलेगी। कहां से, पहली वाली लाइन से मिल गया मुझे ये तो, कि वर्ग की भुजा कितनी है, 36। बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो इस वर्ग के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। एल बोले तो लंबाई, बी बोले तो चौड़ाई। ये मैं लेके चल रहा हूं कि एल क्या है, लंबाई, और बी क्या है, चौड़ाई। बोल रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा मुझे, और मुझे बोल रहा है आयत की लंबाई कितनी है, 81 है। तो क्या आ गया, लंबाई की जगह मैंने रख दिया 81, चौड़ाई मुझे निकालनी है, और भुजा कितनी है, 36 गुणा 36। 36 भुजा है, 36 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 36 गुणा 36। यहां से क्या मिल गया, बी का मान निकालू तो 36 गुणा 36/81। तो देखो 9 से कैंसिल करूंगा 4 बार, फिर 9 से कैंसिल होगा 4 बार, यानी चौड़ाई मुझे कितनी मिल गई दोस्तों, 16 मिल गई। चौड़ाई कितनी मिल गई, 16 मिल गई। अब देखो दोस्तों उसने ऑप्शन में 16 दे रखा है, लेकिन एक बार प्रश्न को पढ़ो, क्या वो चौड़ाई पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। पूछ रहा है क्या, लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। तो लंबाई तथा चौड़ाई में मेरा कितना अंतर आएगा, लंबाई है 81 और चौड़ाई है 16। यहां से मिल जाएगा कितना, 65। क्या मिल जाएगा यहां से, 65। यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। देखो दोस्तों करना क्या था, एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो यहां से मुझे भुजा मिल गई कितनी, 36। कितनी मिल गई, 36 सेंटीमीटर मिली या नहीं मिली, 36 सेंटीमीटर मिली। अब देखें इस वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और किसके बराबर उसने दे रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल के। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो यहां पर लंबाई का मान 81 मैंने रखा, तो मुझे चौड़ाई का मान मिल गया कितना, 16। और यहीं मैं क्वेश्चन को गलत कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में 16 दिखाई दे रहा है और मैं सोचूंगा कि मेरा आंसर आ गया, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। तो मुझे आगे भी सॉल्व करना होगा। तो लंबाई मेरे पास में 81 और चौड़ाई मैंने निकाली 16। तो यहां से मुझे लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर निकालना है। कितना आया दोस्तों, 65 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 65 आ गया। और यही मेरा क्या है, आंसर। सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है। बोल रहा है एक वृत्त इसने दे रखा है और पूछ रहा है थीटा का मान कितना होगा। देखो दोस्तों थीटा कहां पर है, यहां पर। थीटा कहां पर है दोस्तों, यहां पर।
इसका मान पूछ रहा है। देखो दोस्तों, वृत्त की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वृत्त के गुणधर्म हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बताएं दोस्तों, याद करें क्या पढ़ते हैं किसी व्रत में किसी चाप के द्वारा मैं कहूं या किसी जीवा के द्वारा मैं कहूं, किसी व्रत में किसी चाप के द्वारा या किसी जीवा के द्वारा व्रत के केंद्र पर बनाया गया कोण अन्य भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। पहला तो ये पढ़ते हैं, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, जो परिधि पर कोण बनाती है जीवा, किसी व्रत में किसी व्रत के चाप द्वारा या किसी व्रत की जीवा के द्वारा, किसी व्रत के चाप द्वारा या किसी व्रत की जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताना चाहूंगा, ये आपके सामने व्रत है दोस्तों, मान लेता हूं ये जीवा है, ये क्या है, जीवा है। तो इस जीवा के द्वारा मान लो ये कोण बनाया गया है। ये कोण किस पे बना है, ये परिधि पर बना है। और बात करूं, इसी जीवा ने परिधि पर एक और कोण बना दिया। बात करूं, इसी जीवा ने परिधि पर एक और कोण बना दिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब जीवा समान है, मैं जीवा कह दूं या चाप कह दूं, जब समान है और परिधि पर कोण बना रहे हैं तो क्या होते हैं, ये तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा दोस्तों, थीटा होगा। बस यही कंसेप्ट इसमें पूछ रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार देखेंगे क्या कह रहा है, देखेंगे कि ये एंगल पूछ रहा है। तो आपके सामने देखो दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, ये एक क्या है, त्रिभुज है या नहीं, ये एक त्रिभुज है। देखो त्रिभुज दिख रहा है, एक कोण मेरे पास में है कितना, 85 डिग्री, कितना, 85 डिग्री। और इधर यदि 40 डिग्री है तो ये चाप है, और इससे कोण कितना बन रहा है परिधि पर, 40 डिग्री। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब मेरे पास में त्रिभुज है जिसमें मेरे पास में दो कोण हैं और एक कोण मुझे पता करना है। तो याद करिए दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो वहीं देखिए, यानी 40 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस थीटा मान के चलूँ, ये तीनों त्रिभुज के क्या हो गए, कोण हो गए। तो यहां से मुझे ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। किसके बराबर है दोस्तों, 180 डिग्री के। यानी 125 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। 125 डिग्री इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। यानी थीटा बराबर क्या मिल गया, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहां से क्या मिला दोस्तों, थीटा का मान 55 डिग्री। क्या मिल गया, 55 डिग्री। बिल्कुल दोस्तों, आपके पेपर में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए थे। यदि आपको बेसिक प्रॉपर्टियां भी याद है तो आप आराम से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी व्रत में किसी जीवा या किसी चाप के द्वारा बनाए गए परिधि पर सभी कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इस जीवा डीसी ने एक कोण बनाया ए और एक कोण बनाया बी, तो हमेशा क्या होगा, ए बराबर किसके होगा, बी के होगा। तो अगर बी मेरे पास 40 है तो ए कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। बी 40 है तो ए भी कितना हो गया, 40 हो गया। अब मेरे पास में ए 40 मिल गया, डी 85 मिल गया। निकालना क्या था, सी कोण ही तो निकालना था। तो याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहीं से मैंने क्या किया, 40 प्लस 85 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। और यहां से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली कितनी, 55 डिग्री। कितनी, 55 डिग्री। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यदि x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर 2 सही 125/126 बोल रहा है, तो x का मान किसके बराबर होगा। देखो दोस्तों, इसमें बेसिक कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेना है, जोड़ना है और घटाना है। मुझे क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। देखो एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपके सामने जैसे लिखा हुआ है 1 सही 3/4, आपके सामने मैं लिख दूँ 1 सही 3/4,
तो ये मिश्र भिन्न है। यदि इसको मैं साधारण भिन्न में बदलूंगा तो देखो कैसे बदलूंगा, 4 को गुणा करूंगा किससे, 1 से, और जोड़ दूंगा किसमें, 3 में। एक बार वापस बता रहा हूं, 4 को गुणा करूंगा 1 से और जोड़ दूंगा 3 में, यानी 1 गुणा 4 प्लस 3 बटा 4। क्या मिल गया दोस्तों, 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटा 4। मिला या नहीं मिला दोस्तों, आ गया समझ में। क्या किया, मिश्र भिन्न में क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर दिया और इसमें जोड़ दिया, तो मेरी क्या बन जाएगी दोस्तों, साधारण भिन्न बन जाएगी। लेकिन एक बात और बताता हूं दोस्तों कि यही इसी को मैं 1 सही 3 बटा 4 को यदि सही के रूप में लिखा है तो बीच में क्या लिख सकता हूं, प्लस लिख सकता हूं। याद रखना, बीच में क्या लिख सकता हूं, प्लस लिख सकता हूं। तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 3 बटा 4। मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। फिर मैंने क्या किया, 4 इसमें से एलसीएम ले लिया, मान के चलो 4 क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। 1 का भाग दिया 4 में कितनी बार, 4 बार। 4 को गुणा किया 1 से, क्या मिल गया 4, प्लस 4 का भाग दिया 4 में कितनी बार, 1 बार, और 1 को गुणा किया 3 से, क्या मिला 3। क्या मिल गया दोस्तों, 7 बटा 4। जो देखो दोस्तों पहले मिला था वही अब मिल गया। इसका मतलब क्या है, मिश्र भिन्न को खोल के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये जो बात है ये आपकी कैलकुलेशन को थोड़ी इजी बना सकती है, ताकि आपको इसको इससे गुणा ना करना पड़े, फिर इसमें जोड़ना ना पड़े। तो इससे थोड़ा सा इजी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा कि मैं इसको 2 प्लस 125 बटा 126 लिख सकूं। देखो दोस्तों, देखो बात करते हैं इस वाले की। तो देखो x प्लस 5 बटा 6 प्लस 5 बटा 7 प्लस 4 बटा 9 बराबर 2 सही। तो 2 सही 125 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 प्लस 125 बटा 126 लिख सकता हूं ना दोस्तों। अब देखो इधर से मैं क्या करूं, इन तीनों को जोड़ू। इन तीनों को जोड़ने के लिए क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। भिन्नों को जब भी जोड़ते हैं तो क्या लेते हैं दोस्तों, हरों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहां से मैं देखूंगा कि इसका एलसीएम मेरे पास में क्या आएगा दोस्तों, 126। क्या आएगा दोस्तों, 126। कैसे भी आप एलसीएम निकालें, आपका एलसीएम कितना आएगा, 126 आएगा दोस्तों। तो यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 126। अब बात करें दोस्तों कि इनको जोड़ू, तो कैसे जोड़ूंगा, 6 का भाग दूंगा 126 में, 6 का भाग दूंगा 126 में, कितनी बार जाएगा, 21 बार। कितनी बार, 21 बार। 21 को गुणा करूंगा 5 से, क्या मिल जाएगा, 105। क्या मिल जाएगा, 105। बात करूं 7 की, अब 7 का भाग दूंगा 126 में, तो 7 का भाग 126 में कितनी बार जाएगा, 18 बार। कितनी बार, 18 बार जाएगा। और 18 को गुणा करूंगा 5 से, क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। बात करूं 9 की, तो 9 का भाग 126 में कितनी बार जाएगा, बताएं दोस्तों कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। और 14 को गुणा करूंगा 4 से, क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। तो यहां से क्या मिल गया, 2 प्लस 125 बटा 126। बात करें आगे, इन तीनों को यदि मैं जोड़ू तो देखो दोस्तों क्या मिलेगा, 6 5 11 1। बात करूं 9 5 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1, तो क्या मिला, 251 बटा 126 बराबर 2 प्लस 125 बटा 126। अब क्या करूं दोस्तों, 251 बटा 126 इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 प्लस 125 बटा 126 माइनस 251 बटा 126। मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला। बात करें आगे की, तो देखो x बराबर क्या मिलेगा, 2। इन दोनों का एलसीएम मैं लूँ कितना आएगा, 126 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 126 आएगा। फिर इधर आ जाएगा 125 माइनस 251। 251 में से 125 को जब मैं घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 126 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 126 मिलेगा। तो देखो 126 से 126 कैंसिल, तो x बराबर क्या मिला, 2 माइनस 1, यानी x बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 1 मिल गया। और यही मेरा आंसर है, x बराबर 1। यही मेरा आंसर है, x बराबर 1। देखेंगे आगे, वापस एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने किया क्या।
सबसे पहले क्या किया, x की बात करूं तो इन तीनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम मेरे पास में आया 126। क्या किया, 6 का भाग दिया 126 में, कितनी बार, 21 बार। 21 को गुणा किया 5 से, क्या आ गया, 105 आ गया। 7 का भाग दिया 126 में, कितनी बार, 18 बार। और 18 को गुणा किया 5 से, क्या मिल गया, 90 मिल गया। बात करूं 9 की, तो 9 का भाग दिया 126 में, कितनी बार, 14 बार। और 14 को गुणा किया 4 से, क्या मिल गया, 56 मिल गया। इधर से मैंने इसका मान निकाला, तो इन तीनों को जोड़ने पर मुझे 251 प्राप्त हुआ, यानी x प्लस 251 बटा 126 बराबर 2 प्लस 125 बटा 126। बात करूं आगे, 251 बटा 126 इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बराबर मेरे पास में, मैंने इधर जाके इसको घटा दिया। अब बात करूं दोनों तरफ एलसीएम कितना आ रहा है, 126 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 126 आ रहा है। तो 126 मैंने एलसीएम ले लिया, 126 का भाग दिया 126 में एक बार, और 1 को गुणा किया 125 में, क्या मिल गया, 125 मिल गया। फिर 126 का भाग दिया 126 में, कितनी बार, एक बार। फिर गुणा किया उसको 251 से, क्या मिल गया, 251। अब देखो दोस्तों बीच में माइनस है, यानी संख्या में क्या आएगा, घटेगा संख्या, और जो संख्या बड़ी है वह वाला चिन्ह आएगा। तो बड़ी कौन सी है दोस्तों, माइनस वाली, तो चिन्ह किसका आएगा नीचे, माइनस का। 251 में से 125 घटाऊं, क्या मिल गया, 126 मिल गया। 126 से 126 कैंसिल, तो x बराबर 2 माइनस 1, क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखो दोस्तों, यहीं में इसको भी सॉल्व करता और बाद में इनको 126 को 2 से गुणा करता, 252 फिर इसमें जोड़ता, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। और मेरे को क्या करना है, मेरे को कैलकुलेशन अपनी इजी बनानी है, क्योंकि टफ कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके उतना इजी कैलकुलेशन बनाए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या होगा, नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। एक तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे बताऊंगा और एक तरीका नॉर्मल मेथड से बताऊंगा। देखो सबसे पहले देखें, यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन बटे फाइनल सॉल्यूशन। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या, इनिशियल परसेंटेज, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, फाइनल परसेंट मिल जाएगी, फाइनल परसेंट मिल जाएगा। बात करूं फाइनल, सब मेरे को बताना क्या है, नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत। तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत किसके बराबर होगा, पहले बिलियन कितना था, बाद में बिलियन कितना है, गुणा पहले परसेंटेज कितना था, पहले शर्करा का परसेंटेज कितना था। तो यहां से देखो दोस्तों डायरेक्ट मुझे मिलेगा क्या, इनिशियल सॉल्यूशन, पहले कितना सॉल्यूशन था, कितना बिलियन था, 3 लीटर। बाद में कितना हो गया दोस्तों, बाद में 1 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 3 + 1, कितना हो गया, 3/3 + 1। इनिशियल परसेंट, पहले कितना परसेंट था, 40%। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, बाद में कितना हो गया होगा, देखो क्या आएगा, 3/4 गुणा 40, 4 से कैंसिल हो गया, 40 10 बार, क्या मिल गया दोस्तों, 30%। क्या मिल गया, 30%। यहां से मुझे मिल गया कि नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 30% होगा। कितना होगा, 30% होगा। तो ये था दोस्तों फॉर्मूला, क्या था दोस्तों, कि जो परिणामी मिश्रण है उसमें शर्करा का प्रतिशत बराबर क्या होगा, पहले का मिश्रण बटे नया मिश्रण गुणा पहले कितनी शर्करा थी, पहले का मिश्रण 3, नया मिश्रण 3 + 4 गुणा पहले कितनी शर्करा थी, 40%। तो यहां से क्या मिल जाएगी, नई शर्करा कितनी, 30%। तो एक तरीका तो दोस्तों मेरे पास में ये था। दूसरा देखें कि यदि मैं इसको नॉर्मल मेथड से करूं तो कैसे सॉल्व होगा। देखें 3 लीटर का एक मिश्रण है, बात करूं 3
लीटर का मिश्रण था, 40% शर्करा है और बाकी क्या है दोस्तों, पानी है। बाकी क्या है, पानी है। तो देखो मैं कहूँ पानी है और क्या है, शर्करा है। पानी है और शर्करा है, दो चीज है इस मिश्रण में, एक तो पानी और एक शर्करा। बात करूं जब मिश्रण 3 लीटर था तो 40% शर्करा थी, तो याद करूं 3 गुणा 40/100 यानी 3 लीटर का 40% निकालू, 3 लीटर का 40% निकालू तो यहां से क्या मिल गया दोस्तों, 12/10 यानी 1.2 यानी 1.2 लीटर मेरी क्या है, शर्करा है। क्या है, 1.2 लीटर मेरी क्या है, शर्करा है। तो देखो पानी कितना होगा, जब 3 लीटर में से 1.2 लीटर शर्करा है तो पानी कितना होगा दोस्तों, 1.8 लीटर। कितना होगा दोस्तों, 1.8 लीटर। यानी मेरी शर्करा कितनी है, 1.2 लीटर है और पानी कितना है, 1.8 लीटर है। बोल क्या रहा है, 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है। 1 लीटर पानी मैंने और मिला दिया, प्लस क्या कर दिया, 1 लीटर और कर दिया। अब मेरे पास में पानी कितना हो गया दोस्तों, 2.8 लीटर और शर्करा कितनी है, 1.2 लीटर। देखो पानी ही मिलाया है, पढ़ो क्या बोल रहा है, सिर्फ पानी मिला रहा है। क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, शर्करा नहीं मिला रहा, तो मैंने पानी मिला दिया। बोल रहा है नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, मिश्रण के रेस्पेक्ट में, कि नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो शर्करा कितनी है मेरे पास, 1.2 लीटर। कितनी है, 1.2 लीटर। और नया मिश्रण कितना हो गया, पहले था 1.8 1.2 3 लीटर। अब मैंने इसमें एक और जोड़ दिया तो मेरा कितना हो गया, 2.8 और 1.2 यानी 4 लीटर। यानी नया मिश्रण क्या हो गया दोस्तों, 4 लीटर। कितना हो गया, 4 लीटर। और प्रतिशत निकालना है, क्या करूंगा, गुणा 100। प्रतिशत निकालना है, क्या करूंगा, गुणा 100। ये पॉइंट नीचे आया तो क्या हो गया, 40, 0 से 0, 4 से कैंसिल हुआ, 12 3 बार, क्या मिल गया दोस्तों, 30%। यहां से भी क्या मिला, 30% मिला। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे बोला है उसने कि 3 लीटर मिश्रण था। क्या था, मिश्रण किसका, पानी का और शर्करा का, और उसमें कितनी थी, 40% शर्करा थी। तो मैंने निकाल लिया कि 3 लीटर का 40%। क्या मिल गया दोस्तों मुझे, कि 1.2 लीटर मेरे पास क्या थी, शर्करा थी। कितनी थी, 1.2 लीटर शर्करा थी। तो पानी कितना रहा होगा, 1.8 लीटर। जब 1.8 लीटर पानी है और मैंने नया क्या किया, 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना पानी हो गया, 2.8 और शर्करा 1.2। बात करूं नए शर्करा का प्रतिशत कितना आएगा, 1.2 शर्करा थी, 1.2 मैंने लिख दिया। मिश्रण कितना हुआ, 2.8 और 1.2 4 लीटर, गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या मिल गया, 30%। कितना मिला, 30%। यानी नए विलयन में शर्करा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30%। कितनी, 30%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर है। तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर है। देखो दोस्तों ऐसे जब प्रश्न होते हैं, ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो ये देखने में बड़े ही गंदे लगते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं जाने क्या पूछ रहा है। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले बात करेंगे खरीदने के बारे में और फिर बात करेंगे बेचने के बारे में। तो पहले बात करूं खरीदने के बारे में, तो याद रखना दोस्तों, पहले क्या आएगी, मात्रा, और बाद में क्या आ जाएगा, मूल्य। पहले क्या आएगी, मात्रा, और बाद में क्या आएगा, मूल्य। ये याद रखना। अब देखो बोल रहा है 10 रुपए में 11 की दर से, यानी 11 पेंसिल खरीद रहा है कितने रुपए में, 10 रुपए में। 11 पेंसिल खरीद रहा है कितने रुपए में, 10 रुपए में। 10 रुपए में 11 की दर से, यानी 11 पेंसिल खरीद रहा है कितने रुपए में, 10 रुपए में। बात किसकी कर रहे हैं, खरीदने की। बात किसकी कर रहे हैं, खरीदने की। अब बात करें बेचने की। अब बात करें क्या दोस्तों, बेचने की। जब मैं बेचने की बात करूंगा तो क्या कर रहा है, 11 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेच रहा है, यानी 10 पेंसिल बेच रहा है कितने रुपए में दोस्तों, 11 रुपए में। बस ये इक्वेशन आपको बनानी है और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे,
कि सबसे पहले क्या करना है, पहले लिखनी है मात्रा और फिर लिखना है मूल्य। तो पहले बात करूं खरीदने के बारे में, तो क्या कर रहा है 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीद रहा है, यानी 11 पेंसिल खरीद रहा है कितने रुपए की, 10 रुपए की। बेचने की बात करूं तो 10 पेंसिल बेच रहा है कितने रुपए में, 11 रुपए में। तो बस इतना सा मुझे करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको गुणा कर दूंगा इससे और इसको गुणा कर दूंगा इससे, इसको गुणा कर दूं इससे, इसको गुणा कर दूं इससे। क्या मिल गया दोस्तों, यहां मेरे पास में आ गया 100। क्या आ गया दोस्तों, 100। और यहां मेरे पास में आ गया क्या, 121। तो बस यही मैं बताना चाहता हूं, खरीदा कितने में, 100 में, और बेचा कितने में, 121 में। जब मेरे पास में क्रय मूल्य हो 100 और विक्रय मूल्य हो 121, आराम से लाभ निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा बताओ, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 निकाल सकता हूं ना दोस्तों। लाभ कितना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितना आ जाएगा लाभ, 21 रुपए। और क्रय मूल्य कितना आएगा, 100 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आ गया दोस्तों, 21% आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 21% आ गया। आया दोस्तों समझ में, क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या लिखना है मात्रा, फिर क्या लिखना है मूल्य। खरीदने की बात करूं तो 11 पेंसिलें खरीद रहा है 10 रुपए में और 10 पेंसिलें बेच रहा है 11 रुपए में। कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा वज्र गुणा करना है और खरीदने का मूल्य आ जाएगा, बेचने वाली लाइन में बेचने का मूल्य आ जाएगा। मेरे पास क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लाभ ही तो निकालना है। क्या करूंगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 121 में से 100 घटा दूंगा, क्या मिल गया, 21 बटा 100 गुणा 100। क्या मिला, 21%। मेरा लाभ कितना होगा, 21%। अब दोस्तों यदि आप चाहो तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 11 पेंसिल खरीद रहा है 10 रुपए की, तो एक पेंसिल खरीदेगा 10 बटा 11 रुपए की। बात करूं 10 पेंसिल बेच रहा है 11 रुपए की, तो एक पेंसिल बेचेगा कितने की, 11 बटा 10 रुपए की। फिर मैं डिफरेंस निकालूं और फिर वैल्यू निकालूं तो भी मेरा आंसर मुझे क्या मिलेगा, 21% ही मिलेगा। आप चाहें तो मैंने जैसे बताया है उसे सॉल्व करके देखिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी, आंसर वही मिलेगा। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि जितना इजी मेथड में आपको बता सकूं मैं उतना ही आपको बताऊं, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए दोस्तों। उसी के लिए मैंने आपको ये मेथड बताया है। और यदि आप चाहें तो आप जैसे मानते हैं कि 11 पेंसिल खरीद रहा है 10 रुपए में, तो एक पेंसिल खरीदेगा 10 बटा 11 रुपए में। 10 पेंसिल बेच रहा है 11 रुपए में, तो एक पेंसिल बेचेगा 11 बटा 10 रुपए में। ऐसे भी निकाल सकते हैं, वहां से भी आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यही आएगा दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा उस मेथड से भी। और यदि आपका आंसर नहीं मिलता है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करके दोबारा आपके सामने दिखाऊंगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की और व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। तो वही चीज है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि इन भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न में दिखाना है। किसमें, छोटी से बड़ी भिन्न में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, आरोही क्रम की। किसमें जमाना है दोस्तों, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में किसमें जमाना है दोस्तों, आरोही क्रम में जमाना है। तो देखो इसको आरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बात करूं दोस्तों 1/3, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0.33। कितनी होती है, 0.3। 3 अंकों तक है तो 3 अंकों तक ले लेता हूं, 0.333। बात करूं 31% की, तो 31% को सॉल्व करना मैंने बताया था दोस्तों कि प्रतिशत 31% बराबर कितना होता है। प्रतिशत जब हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है दोस्तों, 100 आ जाता है। तो यहां से क्या मिल गया, 0.310। क्या मिल गया, 0.310 मिला या नहीं मिला दोस्तों। बात करूं तीसरे की, तो 3/10 का मान क्या आएगा दोस्तों, 0.300 आएगा या नहीं आएगा। बात करूं चौथे की, तो डायरेक्ट मान दे रखा है 0.313।
3। बात करूँ पाँचवे की, 3 का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा 0.303। मिला या नहीं मिला? अब देखो दोस्तों, आरोही क्रम में जमा सकता हूँ, बिल्कुल जमा सकता हूँ। देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 300, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा 300, दूसरे पे कौन सा आएगा दोस्तों 303 आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा 310 आएगा, चौथे पे 313 और पांचवे पे 333। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने जमा दिया आरोही क्रम में। पूछ क्या रहा है, कौन सी भिन्न मध्य में आएगी, तो मध्य में कौन सी आएगी, मध्य में आएगी 3 नंबर वाली। कौन सी वाली, 3 नंबर वाली। तो 3 नंबर वाली मेरी भिन्न कौन सी है 31%। कौन सी है दोस्तों 31%, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। एक बार वापिस देखेंगे, सबसे पहले मान निकालने के लिए, आरोही क्रम में जमाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इनका मान कितना है, इनका मान कितना है। मतलब एक फॉर्मेट में यदि मैं इनको जमा लूँ देन मैं आपको बता सकता हूं कि कितना मेरा मान आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे। 1/3, 1/3 का मैं मान निकालूंगा दोस्तों, तो 1/3 का मेरा मान कितना आएगा, 1/3 का मान 0.333 आएगा। 31% का मान निकालूंगा तो 31/100, 0.310 आ गया दोस्तों। बात करूं 3/10 का, तो 3/10 का मान कितना आएगा 0.300। बात करूं ये दे रखा है डायरेक्ट 0.313, इसकी बात करूं तो 3 का भाग दूंगा 0.303। अब देखो सारी संख्याएं एक ही फॉर्मेट में जमी हुई है। अब मैं बता सकता हूं आपको कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी दोस्तों 0.300, दूसरे नंबर पर 0.303, तीसरे पर 0.310, चौथे पर 313 और पांचवे पर 0.333। बोल रहा है दोस्तों बीच वाली बतानी है, तो बीच वाली कौन सी होगी, 5 में बीच वाली कौन सी होगी, तीसरे नंबर वाली। चाहे मैं इधर से चलूं या इधर से चलूं, बात कौन सी करूंगा, बीच वाली कौन सी होगी 3 नंबर। और 3 नंबर का मान कितना है 0.310, और 0.310 मुझे कहां से मिला है 31% से मिला है, और यही मेरा क्या है आंसर है दोस्तों। आ रहा होगा दोस्तों समझ में आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है श्री एक्स के पास 55,600 रुपये हैं, उसने इस एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 एक संस्था को दान कर दिए दोस्तों। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब एक्स के पास कितना धन है, अब एक्स के पास दोस्तों कितना धन है। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है पहले एक्स ने कुछ रुपए निवेश किए और क्या प्राप्त किया, उसका 8 गुना प्राप्त किया। फिर क्या किया, कुछ रुपए उसने एक संस्था में दान दे दिए और बचे हुए धन का फिर से निवेश किया और फिर 1/3 प्राप्त किया। करना क्या था दोस्तों, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। जैसा जैसा वो कह रहा है बस मुझे वही करना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले उसके पास 55,600 रुपये हैं, निवेश किया और 8 गुना प्राप्त किया। तो सबसे पहले क्या करूंगा 55,600 का 8 गुना प्राप्त करूंगा। तो 8 गुना क्या आ जाएगा दोस्तों, कर लेते हैं गुणा 0 0, 8 6 48, 8 हासिल की 4, 8 5 4 4 44 और ये 44। क्या आ गया दोस्तों, ये मेरे पास में 8 को गुणा किया 0 से 0, 8 को गुणा किया 0 से 0, 8 को गुणा किया 6 से 48 का 8 हासिल 4, 8 को गुणा किया 5 से कितना 8 5 40 हासिल जोड़ी 4 की, क्या आ गया 44, 44 का 4। फिर एक बार 8 को गुणा किया 5 से 40 और 4 जोड़ा 44। यानी अब एक्स के पास कितने रुपए हैं, अब एक्स के पास कितने रुपए हैं 4,44,800 रुपए हैं। कितने रुपए हैं 4,44,800 रुपए हैं। बोल रहा है उसने 57,986 रुपए एक संस्था को क्या कर दिए, दान कर दिए। क्या कर दिए 57,986 रुपए उसने दान कर दिए, यानी कम कर दिए। तो अब देखो दोस्तों कितना बचा उसके पास में, 10 में से 6 घटाया 4,
9 में से 8 घटाया 1, 17 में से 9 घटाया 8, 13 में से 7 घटाया 6 और 13 में से 5 को घटाऊंगा कितना आएगा दोस्तों 8 और यहाँ पर क्या बचेगा 3। बचा है ना नहीं बचा दोस्तों? क्या किया मैंने, सबसे पहले 8 को गुणा कर दिया, फिर क्या किया उसमें से जो उसने दान किए थे वो हटा दिए दोस्तों। अब दोस्तों मेरे पास में क्या रहा, उसके पास में इतने रुपए रहे, फिर उसने जो बचा हुआ धन था इतने रुपए का निवेश किया और उस धन का 1/3 प्राप्त किया। तो इस धन का 1/3 निकाल लूं, वही मेरा क्या होगा उत्तर होगा दोस्तों। तो क्या करूंगा 38, 6, 8, 1, 4 इसका 1/3 निकालूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 3 का भाग दूंगा 1 बार, 3 का भाग गया 8 में 2 बार, 2 बचा 8 बार, क्या बचा 9। ठीक है, बचा क्या मेरे पास में, देखो दोस्तों 3 का भाग दिया 3 में 1 बार, 3 का भाग दिया 8 में 2 बार, फिर क्या बच गया मेरे पास में 2 बच गया 26 हो गया। 3 को गुणा किया 8 से कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। 2 बचा 2 और 8 कितना हो गया 28। 3 को गुणा किया 9 से कितना आ गया 27। 1 बचा कितना हो गया 11 हो गया। 3 का भाग दिया 11 में कितनी बार 3 बार, बचा कितना 2, 2 और 4 यानी 24। 3 का भाग दिया 24 में कितनी बार 8 बार, यानी मेरे पास में कितने रुपए बच रहे हैं दोस्तों 1,28,938 रुपए। और वही मेरा क्या है आंसर है, यानी एक्स के पास कितना धन है, यानी 1,28,938 रुपए और वही मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। करना क्या था दोस्तों, जैसा वो कह रहा था, जितना बड़ा ये क्वेश्चन था, जितना ये दिखने में लग रहा था उतना बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली में है नहीं। करना क्या था, कुछ रुपए थे उसने क्या किया एक योजना में निवेश किया और 8 गुना प्राप्त किया, वही मैंने किया। 8 गुना क्या कर लिया 55,600 का 8 गुना प्राप्त कर लिया। यहां से क्या मिल गया मुझे 4,44,800 रुपए। तो उसने जो धन प्राप्त किया था उसमें से 57,986 रुपए उसने क्या कर दिया दान कर दिया दोस्तों। जब उसने इतने रुपए दान कर दिए तो अब उसके पास कितने बचे 3,86,814 बचे। कितने 3,86,814 बच गए। अब देखो दोस्तों उसके पास इतने रुपए बच गए 3,86,814। अब बात करूं उसने फिर बचे हुए धन को फिर से निवेश किया और 1/3 प्राप्त किया। तो वही मुझे करना था, इस योजना में 1/3 तो निकालना था। तो इस धन का 1/3 मैंने निकाला, मुझे मिल गया 1,28,938 रुपए। 1,28,938 और यही मेरा क्या होगा दोस्तों उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष कोण बराबर है। देखो दोस्तों जब हम रेखा एवं कोण पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नियम होता है कि क्या होता है दोस्तों किसी बहुभुज के बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा दोस्तों किसी भी बहुभुज के बहिष कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। और यही बात करूं दोस्तों बोल रहा है प्रत्येक बहिष कोण, बोल रहा है प्रत्येक बहिष कोण तो होता क्या है समबाहुभुज का, यदि बहुभुज कैसा हो दोस्तों समान भुजाओं वाला हो, कैसा हो समान भुजाओं वाला हो, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण होता है दोस्तों 360 डिग्री बटा n। कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री बटा n। यहाँ n क्या होता है दोस्तों भुजाओं की संख्या। क्या होता है भुजाओं की संख्या। बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। देखो दोस्तों
किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग यदि आपसे पूछता है, चाहे भुजाएं कितनी भी दी हो, बोल रहा है आपसे बहिष्कोणों का योग कितना होगा, तो याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और बात करूं कि यदि बहुभुज समान भुजाओं वाला है, कैसा है, समान भुजाओं वाला है, तो समान भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। और कितना होता है, 360 डिग्री बटा n, जहां n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। क्या, भुजाओं की संख्या। तो वही मैं बात करूं कि इस बहुभुज में बहिष्कोण क्या होगा, भुजाओं की संख्या कितनी दी है, भुजाओं की संख्या दी है आपको 9, तो 9 से भाग दे दूंगा, क्या मिल जाएगा, 40 डिग्री। तो इस बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा दोस्तों, 40 डिग्री होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ओ बी और ओ सी क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है, तो कोण बी ओ सी बराबर है। बोल रहा है दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था, समझने लायक प्रश्न था। बोल रहा है दोस्तों कि ये जो त्रिभुज है इसमें कितने कोण हैं, ए बी और सी। बोल रहा है दोस्तों ये जो है ओ बी और ओ सी, ये जो है ओ बी और ओ सी, ये क्या है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है। निकालना क्या है मुझे, कोण बी ओ सी, ये कोण मुझे निकालना है और ये कोण मुझे दिया गया है। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, एक बार बता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों बात करें त्रिभुज की, कैसा त्रिभुज था, देखो दोस्तों ये आपके सामने त्रिभुज है, ये आपके सामने त्रिभुज था, ये था ए, ये था बी और ये था सी, ये था ए, ये था बी और ये था सी। ये दे रखा आपके सामने 40 डिग्री और यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है ऐसे और ऐसे, ये है ओ। बोल रहा है आपसे कि ये जो कोण है, ये जो ओ बी है, ओ बी ये इस कोण का समद्विभाजक है और ओ सी है वो इस कोण का समद्विभाजक है। पूछ रहा है आपसे ये वाला कोण, पूछ रहा है ये वाला कोण आपका क्या होगा दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें कि करेंगे क्या, आपके पास में ए है तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। कोण ए, कोण बी और कोण सी का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। बात करूं कोण ए की, कोण ए आपके पास है कितना, 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 180 डिग्री। बात करूं यदि कोण बी और कोण सी की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा, क्या मिलेगा, 40 इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री और यहां से कितना मिल जाएगा दोस्तों, 140 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 140 डिग्री मिल जाएगा। तो यानी मेरे पास कोण बी और कोण सी का टोटल कितना आ गया, 140 आ गया। अब बात करूं नीचे वाले त्रिभुज की, नीचे वाले त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों, जब आपको बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये समद्विभाजक है इन कोणों की, इस कोण की समद्विभाजक है, यानी इधर का कोण और इधर का कोण क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही इधर का कोण और इधर का कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब बात करूं मैं आपसे त्रिभुज ओ बी सी की, ओ बी सी की, ओ बी
सी की। तो त्रिभुज ओबीसी में मैं बात करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, कोण ओ, कोण बी। देखो ये बी कोण पूरा था और ये समद्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा b/2। क्या हो जाएगा दोस्तों, b/2 होगा या नहीं होगा। बात करूं प्लस कोण सी, ये वाले कोण की बात करूंगा, ये वाला कोण कितना होगा, पूरे कोण का आधा, कोण c/2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पहले बात करी बड़े वाले त्रिभुज की, फिर बात करी छोटे वाले त्रिभुज की। तो छोटे वाले त्रिभुज में भी जब तीनों कोणों का योग मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कोण O प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। दोस्तों निकालना क्या है, मेरे को O की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, O की वैल्यू निकालनी है। तो O की वैल्यू कैसे निकालूंगा, कोण O मैंने ले लिया, इनका एलसीएम लिया, कितना आया 2, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। आया दोस्तों समझ में। अब देखो कोण B प्लस C की वैल्यू मेरे पास कितनी है 140। तो ये पहले समीकरण से, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। बात करूं क्या करूंगा, पहले समीकरण से B प्लस C की वैल्यू, B प्लस C का मान दूसरे समीकरण में रख दूंगा। तो क्या मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, कोण O प्लस B प्लस C का मान कितना है 140 डिग्री बटा 2 बराबर 180 डिग्री। कोण O बराबर प्लस कितना आ जाएगा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से मेरा कोण O मुझे कितना मिलेगा दोस्तों 110 डिग्री। क्या होगा 70 डिग्री इधर जाएगा तो घट जाएगा, कोण O का मान कितना मिलेगा 110 डिग्री। देखो किया क्या, पहले त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण A का मान 40 डिग्री रखा, तो कोण B प्लस कोण C का मान कितना मिला 140 डिग्री। बात करूं त्रिभुज OBC की, नीचे वाले त्रिभुज की, तो नीचे वाले त्रिभुज में क्या होगा, कोण O प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर 180 डिग्री। कैसे आया दोस्तों ये B/2 और C/2, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये इस कोण की समद्विभाजक है और ये जो लाइन है वो इस कोण की समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या है, आपको दे रखा है कि ये जो कोण है ये आधा आधा बटा हुआ है, तो वही मैंने किया, बराबर क्या कर दिया 180 डिग्री। तो कोण O बराबर क्या हो गया B प्लस C/2। तो B प्लस C मेरे पास में कितना है 140, तो 140 मैंने यहाँ रखा, तो मुझे क्या मिल गया 70 डिग्री, और कोण O के लिए 70 मैंने इधर भेज दिया, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोण O बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। देखो दोस्तों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो चलते हैं पिछले प्रश्न पर। तो देखो दोस्तों इधर से मेरा क्या मिल गया, मुझे इधर से क्या मिल गया दोस्तों 110 डिग्री, क्या मिल गया 110 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए त्रिभुज ABC में AP कोण BAC का समद्विभाजक है तथा AQBC पर लंब है, तो कोण PAQ बराबर है। देखो दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न है, एक बार वापस बना देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। ये आपके सामने एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम क्या है A B और C। क्या दे रखा है, एक उसने ये लंब दे रखा है, क्या है ये लंब है, क्या है लंब है, और इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, और ये कितना है 75 डिग्री। ये जो लाइन दे रखी है ये इस पूरे कोण की क्या दे रखी है समद्विभाजक, क्या दे रखी है समद्विभाजक। और बोल क्या रहा है आपसे,
बोल रहा है इस वाले कोण का मान निकालना है, इस वाले कोण का मान निकालना है। तो देखो दोस्तों करेंगे क्या, एक बार वापस बताऊंगा कि क्या कह रहा है कि ये वाला कोण दे रखा है, ये लाइन लंब है और ये जो लाइन है एपी जो लाइन है वो बीएसी की समद्विभाजक है। यानी पिछले वाले प्रश्न में मैं बात करी थी, ये जो दोनों लाइन है इसके इधर कोण और इसके इधर कोण क्या होगा, बराबर होगा। बस इसी चीज को हमको देखना है। अब बात करें दोस्तों इस त्रिभुज में ए बी सी में, बात करूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अगर बात करूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो कोण बी कितना है 75 और कोण सी कितना है 35। कोण बी कितना है 75 और सी कितना है 35। और कोण ए का मान यहां से मैं निकाल लूंगा। तो कोण ए का मान मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 75 में जब मैं 35 जोड़ूंगा तो कितना मिला दोस्तों, 110 मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, 110 मिल गया। तो यहां से कोण ए मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 70 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला, इसका मान कितना है दोस्तों, 70 डिग्री। कितना है, 70 डिग्री। अब देखो दोस्तों इस कोण का मान कितना है, 70 डिग्री है। बोल रहा है ये वाली जो लाइन है एपी वो इस पूरे कोण की समद्विभाजक है। यानी मेरे पास ये कितना हो गया, 35 डिग्री और ये वाला कितना हो गया, 35 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। ये वाला कितना हो गया, 35 डिग्री और ये वाला भी कितना हो गया, 35 डिग्री। अब देखो दोनों मेरे पास 35-35 है और मुझे क्या निकालना है, बीच वाला निकालना है। तो मुझे कौन सा कोण निकालना होगा, ये वाला कोण निकालना होगा। तो इस वाले कोण के लिए क्या करूंगा, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है ए बी क्यू, तो उसी त्रिभुज में किसमें, ए बी क्यू की बात करूं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण क्यू, यानी इस वाले कोण पे कोण बी ए क्यू, कोण ए बी क्यू और कोण ए क्यू बी, इनका मान मैं जोड़ूंगा तो इस वाले कोण का मान कितना आएगा दोस्तों, 90 प्लस 75, 90 प्लस 75, 90 प्लस 75 कितना आएगा दोस्तों, 165। कितना आएगा, 165। और 165 जब ये आ जाएगा तो ये वाला कोण कितना आएगा मेरा, ये वाला कोण, ये वाला कोण आएगा 180 माइनस 165। और यहां से क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री। यहां से क्या मिल जाएगा दोस्तों, 15 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री। अब मेरे पास पूरा 35 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, पूरा 35 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। तो ये वाला कितना होगा दोस्तों, ये वाला होगा 20 डिग्री। कितना होगा, 20 डिग्री। और यही मुझे क्या है बताना है। कितना आ गया दोस्तों, 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। आया दोस्तों समझ में। करना क्या था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसी चित्र के भरोसे हमको चलना था। एक बार वापस रिपीट करूंगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 डिग्री है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो ये वाला कोण मैं निकाल सकता हूं और ये वाला कोण मेरा कितना आ गया दोस्तों, यहां से मैंने निकाला 70 डिग्री। कितना आया, 70 डिग्री। 70 डिग्री मेरे पास ये वाला कोण आ गया। अब बात करूं, ये समद्विभाजक है, एपी जो लाइन है वो कोण बीएसी की समद्विभाजक है। यानी इधर भी 35 और इधर भी 35। इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली ये पता होना चाहिए ये कितना है, 35 है। अब देखो दोस्तों ये 35 है और मुझे निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। कौन सा, ये वाला। कैसे निकालूंगा, ये वाला पता करूंगा। तो इस वाले को पता करने के लिए क्या करूंगा, ये वाला त्रिभुज लूंगा। कौन सा त्रिभुज, ये वाला। ये मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया। तो ये वाला कोण कितना है, 90 और ये कितना है, 75। ये है 90, ये है 75। तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस 75। तो ये वाला कोण मेरा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। अब ये पूरा 35 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आशा है दोस्तों समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो दोस्तों, ऐसा अगर कुछ दिखाई दे तो इसका डायरेक्ट मान क्या होगा दोस्तों, y प्लस एक्स बराबर a प्लस बी बराबर y प्लस एक्स, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। अब देखें दोस्तों ये आया कैसे, एक बार इसको देख लेते हैं कि ये आया कैसे। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे आया। देखते हैं दोस्तों कैसे आया। आपके सामने एक चतुर्भुज था, आपके सामने एक चतुर्भुज है और इस वाली भुजा को आगे बढ़ा रहा था और इस वाली भुजा को आगे बढ़ा रहा था। ये वाला कोण दे रखा उसने a और ये वाला दे रखा है क्या, b, ये वाला दे रखा है y और ये वाला क्या दे रखा है x। ये देखो चार कोण आपके सामने दिए हुए हैं, पूछ रहा है इसमें रिलेशन क्या है। तो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया कि x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, ये डायरेक्ट लिख देना है। तो ये क्यों लिखा हमने, उस चीज के बारे में बात करेंगे कि ये x प्लस वाई बराबर a प्लस बी हमने क्यों लिखा। तो देखे दोस्तों क्यों लिखा हमने a प्लस बी। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। तो देखो दोस्तों जब मेरे पास ये a है तो ये रैखिक कोण युग्म हो गया, और ये वाला कोण कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a, आएगा या नहीं आएगा 180 माइनस a। ऐसे इधर देखूं तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस b, आएगा या नहीं आएगा 180 माइनस b। ये रैखिक कोण युग्म है और एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, यानी इस पूरे कोण का मान कितना है 180 डिग्री। तो यहां से क्या मिल गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब देखो दोस्तों चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और वही मैं करने जा रहा हूं। तो y प्लस 180 डिग्री माइनस a प्लस x प्लस 180 माइनस b, 180 माइनस b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको सॉल्व करूं तो y प्लस x कर दूं माइनस a कर दूं माइनस b कर दूं, और 180 और 180 360 बराबर 360 आएगा या नहीं आएगा दोस्तों। यहां से 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया दोस्तों x प्लस वाई माइनस a माइनस बी बराबर 0। अब देखो a को मैं इधर ले जाऊं और b को मैं इधर ले जाऊं, तो ये इधर माइनस है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। देखो आया नहीं आया x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। किया मैंने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना कर दिया 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल हो गया, यहां से क्या मिल गया x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। बस यही करना था और मेरा आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर वापस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें मेरा क्या आ गया x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत बराबर है। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि 12 पेन मैंने जितने में खरीदे थे उतने ही रुपए में मैंने 16 पेन बेच दिए, तो मेरा लाभ होगा या हानि होगी। देखो दोस्तों मैं बात करता हूं, दो तरीके के प्रश्न पूछते हैं लाभ हानि में, दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। एक तो करते हैं क्रय मूल्य के बेस पर और एक करते हैं मात्रा के बेस पर। एक तो करते हैं मूल्य के बेस पर और एक करते हैं मात्रा के बेस पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से,
या मैं कहूँ क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, यानी 100 रुपये में मैं कोई वस्तु खरीदूं और 120 में बेच दूं तो मेरा क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और वही मैं बात करूं मात्रा की, यानी क्रय वस्तु, यदि क्रय वस्तु क्या है, कम है विक्रय वस्तु से, किससे, विक्रय वस्तु से, तो मेरा क्या होगा दोस्तों, यानी मैंने कोई वस्तु 10 खरीदी और 15 के बराबर में उसको बेच दिया, 15 के बराबर में उसको बेच दिया, तो मेरा क्या होगा दोस्तों, हमेशा हानि होगी। क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा, हानि होगी। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो सेलिंग क्वांटिटी यानी सॉरी कॉस्ट क्वांटिटी यानी क्रय वस्तु कितनी है, क्रय वस्तु है 12 और विक्रय वस्तु कितनी है दोस्तों, 16। विक्रय वस्तु क्या है, 16। यानी मुझे यहाँ से क्या पता लग गया दोस्तों, यहाँ से ये पता लग गया कि मुझे क्या होगा, हानि ही होगी। देखो क्रय वस्तु कम है तो क्या होगा, हानि ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, लाभ के तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये दोनों मेरे पास बचे। अब बात करूं कि मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि देखो लाभ, जितनी वस्तुओं का लाभ कहूं या जितनी वस्तुओं की मैं हानि कहूं, तो जितनी वस्तुओं की हानि हो रही है बट्टे क्या करूंगा, सेलिंग क्वांटिटी विक्रय वस्तु, यानी जितनी वस्तु मैं बेच रहा हूं, जितनी वस्तु मैं बेच रहा हूं गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। तो हानि कितनी आ रही है मेरी, 4 वस्तुओं की, 16 माइनस 12 4। विक्रय वस्तु कितनी है, 16 गुणा 100। ये मेरा कट गया और यहां से क्या मिल गया दोस्तों, 25%। तो कितनी प्रतिशत हानि होगी, 25%। कितनी प्रतिशत, 25%। एक तरीका तो मेरे पास में ये था दोस्तों। बात करता हूं एक और तरीके की कि यदि मैं मान के इसको सॉल्व करूं, क्या करूं, मान के इसको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व होगा। देखो बोल रहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो मैं मान लेता हूं कि मैंने पेन खरीदे, इन दोनों का एलसीएम कुछ मान लेता हूं। एलसीएम मैंने मान लिया 48 रुपये, कितना 48। एलसीएम मैंने सोचा और मैंने माना कितना 48, कि जिसका भाग, इन दोनों का भाग जिसमें चला जाए। तो बोल रहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 का मैंने भाग दिया इसमें, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना आया, एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आया, 48/12। क्या आ गया दोस्तों, 4 रुपये। कितने रुपए, 4 रुपये। वही बात करूं एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य 16 पेनों को बेचने पर मिल रहा है ना, तो 48 रुपये कितने को बेचने पर मिल रहे हैं, 16 को। कितना आ गया, 3 रुपये। यानी मैंने एक पेन 4 रुपये का तो खरीदा और 3 रुपये का बेचा, 4 रुपये का खरीदा और 3 रुपये का बेचा। तो देखो क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी मुझे क्या होगा, हानि होगी। और हानि कितने रुपए की होगी, हानि कितने रुपए की होगी दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 4 माइनस 3। 1 रुपए की मेरे को क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। जब 1 रुपए की हानि होगी तो 1 रुपए का क्या निकालूंगा, प्रतिशत निकालूंगा। तो हानि प्रतिशत कैसे आता है, ये तो दोस्तों याद है अपने को, क्या कि हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये तो याद है ना दोस्तों, हानि कितने की है, 1 की, क्रय मूल्य कितना है 4 और गुणा 100। यहां से भी मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 25%। क्या मिल गया, 25% हानि। तो देखो दोस्तों दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि लाभ कैसे आएगा और हानि कैसे आएगी। इस प्रश्न में मैंने पहले फॉर्मूला लगाया, उससे आपको बताया, फिर बताया कि यदि मैंने इन दोनों का एलसीएम मान के 48 मान लिया, यानी मैंने 48 रुपये में 12 पेन खरीदे, तो एक पेन 4 रुपये का पड़ गया और 48 में ही 16 बेचे, तो मुझे एक पेन कितने में बेचा, 3 रुपये में बेचा। जब मैंने कोई पेन 4 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, हानि हुई। कितने रुपए की, 1 रुपये की। तो 1 रुपये की हानि हो गई।
तो हानि प्रतिशत क्या हो गया, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि आई 1, क्रय मूल्य कितना 4 गुणा 100, क्या मिल गया 25%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, समय मुझे इजाजत दे रहा है, आज के लिए ही इतना ही। ये धन्यवाद, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।